वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले हम इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख के चलेंगे, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में या तो 1 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन एमसीक्यू बेस हो सकता है, या फिर 3 नंबर का जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसके आने के चांस होते हैं। 5 नंबर में 6 नंबर में इसके आने के चांस नहीं बनते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। हाउएवर, अगर आपके स्कूल में यूटी हो, यूटी में 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसका प्रैक्टिकल वाला आने का। 6 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिकल का बनता है। इवन आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम जो होगा जुलाई अगस्त में होने वाला, उसमें भी आ जाएगा पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन। बट वेन यू आर गोइंग टू सी योर सेकंड टर्म एग्जाम और योर प्री बोर्ड एग्जाम, तब आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन इसका मिलेगा वो 3 नंबर का मिलेगा, या हद से हद 5 नंबर का क्वेश्चन मिलने के चांस बनते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर और वैसे ही बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर एग्जामिनर क्या करता है, फोकस करता है, कंसंट्रेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, जो आपके सामने अभी मैं दे रखा हूँ। ऑनलाइन में मैंने अभी अभी शेयर कर दिया है, आप लोगों को दिख गया होगा ऑनलाइन में। कैन यू सी दैट? बताइए, आपकी क्लास ग्रुप पे भेज दिया उसको। यस सर। ये देखिए, चलिए। गुडविल की परिभाषा, गुडविल की डेफिनेशन वो एग्जाम में नहीं आती है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन भी है और गुडविल की जो जर्नल डेफिनेशन है वो भी है। देखिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस पे लगता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटेंजिबल एसेट्स पे AS 26 लगता है, तो गुडविल भी ये लगेगा। ठीक है। अच्छा, जब हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को डिटेल में पढ़ेंगे। कैलकुलेट गुडविल, देखिए आपके पास लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग गिविंग राइज टू गुडविल, ऐसे लिखा ना। तो बेसिकली आपके एग्जाम में आया था ना क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यही तो थी वो। तो दूसरे बैच के एक बच्चे ने उसे गलत कर दिया, आप लोगों ने भी गलत करा क्या? नहीं, आपके में तो आया नहीं था ये। आएगा नहीं, ये भी तो है, और बच्चे भी तो हैं। आकांक्षा तो फ्री है, उसको तो कभी आपके एग्जाम में, स्कूल में एग्जाम। ठीक है, क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं? गुड। गुडविल की डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हम लोग, पहले देखने की कोशिश करें कि गुडविल के अंदर एक एज एन इंटेंजिबल एसेट्स इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं, इसकी जरूरत कब होती है। एक शब्द जो अक्सर लोगों को हॉन्ट करता है वो होता है ईयर्स परचेज। वो ईयर्स परचेज क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा थियोरेटिकली। तो शुरू शुरू में कोशिश करता हूँ कि थियोरेटिकली आप स्ट्रांग बने इस टॉपिक पे, फिर हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। चलो देखिए, जब गुडविल की जरूरत महसूस होने की बात हम करेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा देर में मैं डिस्कशन करूंगा। पहले जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जो मार्केट से बहुत शानदार प्रॉफिट कमा रहा है, और एक व्यक्ति उसे क्या करना पड़ता है, अपने बिजली के बिल, पानी के बिल के लिए भी पड़ोसियों से, दुकानदारों से, दोस्तों से उधार लेना पड़ता है। हु इज गुडविल इज गोइंग टू बी बेटर एंड मोर इन द मार्केट? कौन सा वाला? पहला वाला व्यक्ति ना। तो आप एक बात समझ लीजिए, गुडविल का बहुत ही सीधा रिलेशनशिप किसके साथ है? प्रॉफिटेबिलिटी के साथ है। इफ यू आर अर्निंग प्रॉफिट बेटर देन एनीबडी इन द मार्केट, तो मतलब यू हैव हायर गुडविल। हाउ विल यू अर्न बेटर प्रॉफिट देन एनीबडी इन द मार्केट? इसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। वो सारे के सारे फैक्टर अगर आपके फेवर में हैं, आप एक ऑर्डिनरी फर्म से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आपके फेवर में नहीं है, यू विल बी मीडियोकर। अगर आपके अगेंस्ट है, यू विल बी अ लूजर। ऐसा कहलाएगा, सीधी सी बात है, आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, एक ही मार्केट में कुछ दुकान तो बहुत शानदार तरीके से चल रही हैं और कुछ दुकानदार एवरेज चल रही है, कुछ दुकान तो बिल्कुल नहीं चल रही है, खुलती हैं, बंद हो जाती हैं। तो इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ अ ओनर। कि विल के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, उनके हिसाब से चीजें चलती हैं। तो देखिए, गुडविल की जो साधारण सी डेफिनेशन है, इट इज अ वैल्यू ऑफ प्रॉफिट रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट्स expected in future over and above the normal profit. It is regarded intangible assets. हो गया, चलो ये तो ठीक है, साधारण सी परिभाषा एनसीईआरटी वाली है। नीचे यहाँ लिखा है कि इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एडवांटेज। वो एडवांटेज क्या हो सकती है? का नाम हो सकता है, अच्छी रेपुटेशन हो सकती है, बढ़िया बिजनेस कनेक्शंस हो सकते हैं, विच अ वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैज डेवलप्ड ओवर अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन द सेम इंडस्ट्री, इन द सेम कैटेगरी। उसको हम क्या कहते हैं? उसका, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, उसे हम गुडविल बोलते हैं। आई बात ईयर्स परचेज की, जरा देखें कि ईयर्स परचेज कैसे कहते हैं और कहाँ निकल कर आता है। क्या नाम है आपका? तीसरा ने क्या किया कि एक, इसने बोल सोचा कि गर्मियों के मौसम में आम मिलता है, क्यों ना अपने घर पे आम उगाया जाए। उसने अपने दोस्तों से बोला, लुक, आई एम गोइंग टू प्लांट अ मैंगो ट्री, सैपलिंग है, मैं प्लांट करूंगी उसको। और मैंने एक बहुत ही शानदार HYV, हाई यील्ड वैरायटी का आम का पौधा मुझे मिला है,
500 रुपये में मिल रहा है, मैं उसको लगाने जा रही हूँ, तुम 5 लोग हो, 100-100 रुपया कंट्रीब्यूट कर दो, तो एक आम का पौधा मैं उगाऊंगी और जब फल आएंगे तब हम खाएंगे। बाकी सबने बोला, किसी से बोलती है कितने दिन में तेरा पेड़ उगेगा? मैंने कहा 4 से 5 साल तो लग जाएंगे। कह रहे 4-5 साल बाद ही बात करेंगे ना, अभी तो उगा पेड़ को, हम देखते हैं क्या होता है। जनरली इट हैपेंस व्हेन एंटरप्रेन्योरल वेंचर स्टार्ट्स। लोग क्या करते हैं, उसका मजाक ही उड़ाते हैं। इसने कहा देख ले, मैं HYV है, कहता हाँ देखेंगे, क्या दिक्कत है, तू भी कहीं नहीं जा रहे, हम भी कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसने क्या किया कि एक आम का पौधा लिया, एक पौधा, और ऐसा पौधा एक छोटा सा उसको उगा दिया यहाँ पर, ठीक है। 500 रुपये खर्च करके उसने आम के पौधे को उगाना शुरू कर दिया। मतलब मैं ड्राइंग टीचर नहीं हूँ, कैन अंडरस्टैंड। उस पौधे को उसने उगाना शुरू कर दिया, बहुत मेहनत से खाद पानी देकर सब कुछ करना शुरू कर दिया। शी वॉज सो डेडिकेटेड कि बरसात में भी छाता लेके पानी देती थी उसको, ऐसा करके पौधा लगाती थी, इस तरह से मेहनत करी। और वो धीरे धीरे पौधा बढ़ना शुरू हुआ, ये अपडेट देती चलेगी, अरे इसकी तो टहनियों से खुशबू आ रही है, इसी तरह कहते देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल बाद देख लेंगे, क्या परेशानी है, गो फॉर दैट। पौधा बढ़ना शुरू हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि लाइफ इतनी सिंपल, इतनी आसान होती है? एक दिन मलिक साहब की बकरी आई, भागी सारी पत्तियां इसकी, पौधा टूट हो गया, ठीक है। और ये पीछे दहाड़े मार मार के रो रही है, मेरा पौधा मेरा पत्ता, एक एक रह गई, एक टहनी रह गई इसके अंदर, हैं? मेरा पौधा मेरा पत्ता, पत्ता पत्ता बूटा बूटा गाना गाने लग गई, तो पता दीवानों की तरह। इसने क्या करा, अब इसने क्या करा कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, इसने इस पे क्या लगा दिया, ट्री गार्ड लगा दिया, ऐसे ट्री गार्ड, ट्री गार्ड लग गया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ट्री गार्ड लगा दिया, ऊपर से ढक्कन भी लगा दिया, ऐसे वाला, ऐसे वाला। अब मुझे बताइए कि इस पौधे के जर्नी में ये बहुत खूबसूरत सा मोड़ था, ये खराब वाला मोड़ था, नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग थी, अब नॉर्मल थी, अब नॉर्मल। मलिक बैठा है बकरी लेके, उगा तू पौधा देख, फिर बकरी छोड़ दूंगा मैं, लेकिन अब बकरी कुछ नहीं कर पाएगी। फिर धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ, और चौथे साल में आके जुम एक दिन ये उठती है, पौधों से मतलब क्या हो रहा है, फूलों से, मतलब फूलों से तो नहीं बोलेंगे उसके, अमराइयां कहते हैं उसको, वो तो नहीं थी, लेकिन शानदार आम लटक रहे हैं उसके अंदर, भयंकर खुशबू फैल गई सारे जहान में, आसपास में। इसी तरह ये तीनों कह रहे क्या लगा भाई, क्या लगा है? आपने देखा होगा ना, मिकी माउस में एक क्या होता है, वो गुफी गुफी होता है, प्लूटो होता है, कौन होता है? डॉग, प्लूटो, प्लूटो 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 को देखा होगा ना आपने? हाँ, प्लूटो डॉग जो होता है, वो क्या होता है, जहाँ हड्डी की खुशबू आती है ऐसे उड़ता हुआ जाता है, ऐसे उड़ता हुआ, देखा? वो हड्डी की खुशबू से वो उड़ता हुआ आ जाता है, पड़ोस पड़ोस के भी वो सूंघते सूंघते यार ये क्या हुआ। अब इसी तरह कहती है, अरे सुनना, मैंने कहा हाँ बोल, तेरा पौधा लगता है बढ़िया हो गया, बता, 100 रुपये ले ले, हमें भी इसका क्या बना ले, पार्टनर बना ले इसमें 100 रुपये का। तुम्हें लगता है कि ये लड़की 100 रुपये लेके तुम्हें, अब जिसके पीछे इसने मलिक से लड़ाई करी, बकरी से पत्ते को बचाया, 4 साल 5 साल छाता दे के पानी डाला, उसमें ये आप लोगों को सीधा सीधा पार्टनर बना लेगी? फॉरगेट अबाउट दिस ट्री, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बिजनेस। इसने इस बिजनेस को 5 साल में खड़ा करा, फ्रूट बहुत शानदार लग गए हैं, तो ये आपको इसमें पार्टनर बनाना चाह रही है, या आप लोग इसके बिजनेस में पार्टनर बनना चाह रहे हैं? तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी इस पौधे की, 100-100 रुपये तो इसको लगाने का खर्चा हुआ, और 200-300 रुपये इसका 5 साल में जो भी खर्चा बना, 1000-1000 रुपये और लग गया, चलो 1500-1500 रुपये देके आप क्या बन जाएंगे, इसके मालिक बन जाएंगे ना, बिजनेस के मालिक तो बन जाएंगे, बट व्हाट अबाउट द प्रॉफिट? प्रॉफिट के लिए आपको कुछ और देना पड़ेगा, प्रॉफिट के लिए आपको कुछ और देना पड़ेगा। उसको हम नाम देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, वो इसी चैप्टर में हमने पढ़ना है। प्रीमियम फॉर गुडविल की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, आप समझ पा रहे हैं इस एग्जाम्पल से? इसने बिजनेस खड़ा करा, इसने डेडिकेशन से काम किया, स्ट्रगल को भी देखा, जब फ्रूट खाने की बारी आई तो बहुत सारे लोग चले आए। तो ये तो बेसिक कॉस्ट तो लेगी, ये इसके जाले की भी कॉस्ट लेगी, पौधे की कॉस्ट लेगी, अपनी मेहनत की भी कॉस्ट लेगी, लेकिन इसने जो स्ट्रगल किया, इसमें जो टाइम डिवोट करा, उसका क्या? और अगर आप लोगों को इसमें ऑनरशिप चाहिए तो यू विल गेट द ऑनरशिप इन दिस बिजनेस, लेकिन इसमें प्रॉफिट कमाना है तो आपको उसके लिए कुछ और देना पड़ेगा। तो समझिए, इफ अ न्यू पार्टनर एंटर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, वो क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है, उससे वो बिजनेस का मालिक बनता है। लेकिन अगर उसे प्रॉफिट चाहिए तो उसे कुछ और ज्यादा जमा करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और यही प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है, इससे गुडविल हम बोल रहे हैं, एंड इट विल बी बेस ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो जब जब बिजनेस का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप का, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेगी, जब एडमिशन होगा, जब रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, बिजनेस का नहीं। ये जब दो या दो से ज्यादा फर्म मिलकर बनेंगी,
तब आपको बेसिक कंपनसेशन में किसकी जरूरत पड़ेगी? वैल्यूड गुडविल की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटेड गुडविल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। तो गुडविल की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, ये हमने देखा यहाँ पर। ठीक है जी। अब जरा चलें आगे थोड़ा सा एग्जाम्पल में। यहाँ देखिए, अब एक शब्द आपके सामने आ रहा है, ईएस परचेज। अब तीशा के बिजनेस में ये 4 लोग और पार्टनर बनना चाहते हैं। तो तीशा ने बोला ठीक है भाई, 1500-1500 रुपये तुम लगा लो, तुम तो बिजनेस के मालिक बन जाएंगे, लेकिन वो जो मेरा स्ट्रगल, मेरा जो एफर्ट था, जो मैंने बहुत ज्यादा टाइम इस पर डिवोट करा, उसके लिए मुझे क्या। उसने कहा कि ठीक है, पिछले 4 साल का 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं, उसके हिसाब से तुझे कंपनसेशन दे देते हैं। कहते एवरेज प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन जो 3 साल मेरे स्ट्रगल थे उसका क्या। कह रहा चल ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। तो जो ईएस परचेज होता है, इट इज बेसिकली अ मल्टीप्लायर फैक्टर। लोग पता नहीं कौन कौन सी डेफिनेशन लेके चलते हैं। और लोग ये भी बोलते हैं कि भाई अगर ईयर परचेज ना दिया हो तो क्या करना है। ईयर परचेज, ईयर्स परचेज का मतलब वो परचेज वाला परचेज नहीं है। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा, इट इज अ स्ट्रगल पीरियड, ट्रांजिशन फेज फॉर अ बिजनेस ड्यूरिंग अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गेट कन्वर्टेड into a well established business firm and earns reputation in the market and industry. It means, other words में क्या है, it is the period within which a business estimates that it will earn at least an average maintainable profit. इसे यस परचेज बोलते हैं हम लोग। तो ये कुछ नहीं है, एक मल्टीप्लायर फैक्टर होता है। हु विल डिसाइड व्हाट विल बी द यस परचेज? ये लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। एग्जिस्टिंग पार्टनर करेंगे, पुराने पार्टनर और नए पार्टनर मिलकर डिसाइड करेंगे। यू गाइस विल डिसाइड कि यस परचेज कितना होगा। क्वेश्चन में अगर यस परचेज गिवन है तो बढ़िया, ना गिवन हो तो कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। कोई टीचर बोलते हैं अगर ईयर परचेज नहीं है तो वो मतलब जो 4 साल है तो उसका एवरेज लो, बिल्कुल नहीं। यस परचेज होगा कंसिडर करेंगे, नहीं होगा तो नहीं। अब मान लो ये बिजनेस की मालिक थी, इसने स्टार्ट करा, पार्टनर्स कहते हैं कि भाई 1500 हमें देना, हमने कहा दे देते हैं। अब ये कहीं नहीं रही कि मेरा कोई स्ट्रगल लगा था, मेरी कोई परेशानी लगी थी, तो व्हाई विल यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर कॉस्ट टू ज्वाइन हिज फर्म या हर फर्म। नहीं करेंगे ना ऐसा कुछ। तो ईएस परचेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। क्वेश्चन में गिवन होगा तो कंसिडर करेंगे, नहीं गिवन होगा तो नहीं कंसिडर करेंगे, दैट्स इट। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब सवाल उठता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वैल्यू ऑफ गुडविल जो होती है, यानी कि जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ गुडविल उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। कोई भी फैक्टर उठा लीजिए, ए से लेकर के तक के फैक्टर हम लोग ने लिखे हैं यहाँ पर। हर फैक्टर में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी एक्सप्लेनेशन एग्जाम में आए तो उस फैक्टर की वजह से क्या होगा, सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज के क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, गुडविल इंक्रीज होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया क्या, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा कि इफेक्टिव और एफिशिएंट होना दोनों जरूरी है। इफेक्टिव का मतलब यू आर कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। एफिशिएंट का मतलब होता है कि आप टास्क टाइम में तो कर ही रहे हैं, लेकिन कॉस्ट भी आपकी कम से कम लग रही है। एक बहुत ही पंचतंत्र की कहानी का एग्जाम्पल मैं अक्सर हर क्लास में देता हूँ, आप बच्चों आपके सामने भी दे रहा हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति मरने की कगार में था। उसने कहा कि मेरे परिवार का मुखिया वो बच्चा बनेगा मेरा, उसके 3 बेटे थे, जो कि क्या होगा, सबसे ज्यादा समझदार होगा। उसने तीनों बच्चों को क्या करा, एक एक सोने का सिक्का दिया और बोला जाओ बाजार जाओ और 3 अंधियारे कमरे दिखाए। बोले इन कमरों को क्या कर देना, आपने भर देना है। बड़ा वाला बेचा गया, लकड़ियां लाया और भर दिया उसको। दूसरे बेटे ने भी भर दिया, तीसरे बेटे ने भी भर दिया। तो जब बड़े वाले के पास कुछ पैसे बचे, लकड़ी महंगी होती है, दूसरे वाले के पास भी बचे, तीसरे वाले के पास भी पैसे बचे, तो पापा की बारी है। उसने कहा चल भाई दिखा क्या लाया तू। उसने दरवाजा खोला, लकड़ियां धड़धड़ाती हुई लकड़ियां गिरी, उसका मतलब कुछ चलता हुआ बचा उससे। और थोड़े पैसे कम बचे। दूसरे वाले ने जब दरवाजा खोला तो घास फूस का गट्ठर गिरा बूढ़ा पेड़ के ऊपर, वो भी बच गया, उसके थोड़े पैसे ज्यादा बचे। और जब तीसरा दरवाजा खोला गया तो अंदर क्या था, एक दिया जल रहा था। सवाल क्या था, कमरे को भरना है, किससे भरना है, किससे भरना। तीसरे वाले ने किस चीज से भरा, रोशनी से भरा। जल्दी भरा, कम कॉस्ट में भरा, इफेक्टिव भी रहा और एफिशिएंट भी रहा। तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा अच्छी थी, तीसरे वाले की। घर का लीडर वारिस कौन बनेगा, तीसरा वाला बनेगा। लेट अस टेक दिस इनटू योर बिजनेस एग्जांपल। आप एफिशिएंट हैं, आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती चली जाती है, और आप देखेंगे हर बार आपकी प्राइस तो बढ़ती जाएगी, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। और अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा तो एफिशिएंटली आप क्या करेंगे, आपकी गुडविल जो होगी वो तो ऑलमोस्ट अच्छी ही होगी। तो अगर हम बोलेंगे हाउ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स business to generate goodwill, तो आप बोलेंगे with efficiency cost will be reduced, profit margin will increase, hence it is going to be higher what, higher goodwill। ऐसा करते हैं हम एफिशिएंसी मैनेजमेंट को। एक एक करके पॉइंट देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं सारे के सारे, इसीलिए मैं थ्योरी को भी पूरा डिटेल में डिस्कस करता हूँ।
फिर है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा एग्जाम्पल, आपका प्रोडक्ट शानदार है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में अनमैचेबल है, आपकी सर्विसेज बहुत शानदार है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपके दुकान में ग्राहक ही नहीं आएंगे। आएंगे भाई, भर भर के आएंगे, खूब सारे आएंगे। आ, अभी बेंगलुरु में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, रामेश्वरम कैफे। ठीक है, जब ब्लास्ट हुआ तब मैंने जानने की कोशिश करी भाई क्या खास बात है उसकी। रामेश्वरम कैफे जो है, तुम जानते हो रामेश्वरम कैफे? तो स्मोक, अच्छा अच्छा ठीक है। तो रामेश्वरम कैफे में वहाँ उनका क्या है कि कोई भी मतलब जैसे ओकेजन है, जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो उनकी जो थीम होती है, डेकोरेशन होती है, नवरात्रे के हिसाब से चलती है। दिवाली दशहरा होगा तो उस तरह से चलेगी, मतलब जो भी हिंदू फेस्टिवल होंगे उसके हिसाब से वो डेकोरेशन करके चलते हैं। ठीक है जी। मान लिया जाए कि आपने 10 उपमा या 10 जो भी दही बड़ा या कुछ, या मान लो कुछ भी, आपने 10 डोसा मांगा, 10 के 10 तुरंत ताजा मटेरियल से तैयार करके देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि स्टोर कर रखा होगा फिर उसे गर्म कर दिया एयर फ्राई में और आपको पकड़ा दिया, बिल्कुल नहीं, हर चीज ताजी की ताजी आपको वो पकड़ाएंगे। ठीक है जी। और उनका टाइमिंग जो होता है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग खुलते 2-3 बजे तक वो चलते हैं अपना, मतलब जब मर्जी आइए आपको अवेलेबल मिलेगा और ताजा और बेहतरीन मिलेगा, और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। नाउ दे आर प्लानिंग टू कंटिन्यू इट फॉर 24 आवर्स, ऐसा भी कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मायने रखती है, और दे नेवर कॉम्प्रोमाइज। अगर बच जाएगा उसे वो डिस्कार्ड कर देंगे, अगले दिन उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्रेश बनाएंगे इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी बेटा। नहीं बेटा, ब्लास्ट खुल तो गया वो, मतलब ब्लास्ट, वो तो किसी ने शरारत करी अटेंशन सीख करने के लिए, और कोई मतलब नुकसान नहीं हो, थोड़ी बड़ी चोट आई किसी को, और उसके बाद दैट वाज अ पॉलिटिकल स्टंट बेसिकली, गवर्नमेंट को डिफेम करने के लिए कि भाई आपके इलाके में तो ब्लास्ट ही नहीं होते हैं, देखो ब्लास्ट कर दिया हमने, ऐसा चैलेंज वाली बात आई। पकड़े गए वो दो जिन्होंने ब्लास्ट किया था, पकड़े गए वो सारे के सारे। और इवन द डे, लाइक डे बिफोर, मतलब जिस दिन ब्लास्ट हो उसके एक दिन पहले माय डॉटर वाज देयर इन दैट कैफे इटसेल्फ, शी वेंट टू बेंगलुरु, आए हैं बेंगलुरु, वो भी वहां बैठे खाना वाना खा के आई थी, कहते पापा वी वर देयर इन दिस कैफे ओनली। मैंने कहा बढ़ गई बेचा तो बच गई। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ था लेकिन थोड़ा बहुत चोट तो आई थी सभी को। और फिर क्या होता है, एक तरह का एनवायरनमेंट और बहुत शौक सा लगता है कि भैया आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो धूम उग जाए, धुआं धुआं, है ना? वैसे मेमोरेबल, मेमोरेबल क्या बोले, मतलब बुरी सी मेमोरी के साथ आप चलते हैं आगे। हाँ, बुरी मेमोरी की बात कर सकते हैं, है ना? वो पता है, अक्सर होता है, मैं बताऊं, हम बचपन में दिवाली में पटाखे फोड़ा करते थे, तो आदत थी ऐसे करके फोड़ने की, ऐसे करके फोड़ने की। आपने शायद देखी होगी लक्ष्मी बम होते हैं, मोटे वाले लक्ष्मी बम, ऐसे फोड़ा वो हाथ में रह गया, आराम से, हाथ सुन कान सुन, थोड़ी देर तक तो ऐसे ही खड़ा रहता है आदमी फिर। अच्छा ऐसा। अब वो जो लक्ष्मी मोटे वाले बम होते हैं ना उसमें बत्ती छोटी होती है, गोले बम में तो मोटी बत्ती होती है, तो गोले बम फोड़ेंगे तो फूटता नहीं है। ऐसे करा, फोड़ा फोड़ा फोड़ा, हम भर भर के लक्ष्मी बम लाते थे, लड़के लोग तो वैसे ही खुराफाती होते हैं, भर भर के मारे बस। पर कुछ नहीं, इस हाथ में दर्द होता दूसरे हाथ से फोड़ते थे, चलो ऐसे करके। तो इट यूज टू हैपन। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। बारी आती है, अगला पॉइंट हमारे पास है, नेचर ऑफ बिजनेस का। नेचर ऑफ बिजनेस का, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे देखें कि अ, अब वो मलिक साहब की ना, मुंबई के जवेरी बाजार में डायमंड मर्चेंट है ये, नगीना है लड़का वैसे भी, एक एक हीरा जो है ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ का ऐसा बिकता है। पड़ोसी है, बुरा मत मानना। पड़ोसी क्या है? पड़ोसी, आपने कभी रोडवेज की बसें देखी है? हरियाणा रोडवेज, यूपी रोडवेज की बसें देखिए, है ना, खटारा धूम धूम चलती हैं, एसी वेसी कुछ नहीं होता। जब गाड़ी चलती है गर्मी में सारी खिड़कियां खुलती हैं, हवा चलती रहती है। और उस कभी किसी स्टेशन पे कभी खीरा ले लो, खीरा ले लो, चूरन, ऐसे लोग आते हैं अंदर बस में। तो पड़ोसी भाई साहब क्या करते हैं, और यूपी रोडवेज की बसों में गैस बाहर कर हम रात चूरन बेचते हैं, और चूरन बेचते हैं, 10 रुपए का छोटा पैक, 20 रुपए का बड़ा पैक बेचते हैं आराम से। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बेचते हैं, जंगल सूत्र बेचते हैं, इतना बड़ा सा जंगल सूत्र, जंगल सूत्र, थीन, बड़े बिछुए, ठीक है, हाँ, वो सब बेचते हैं। पता क्या बोलते हैं, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, लीजिए भाई साहब लीजिए, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 25 रुपए का, 20 रुपए में क्या कहते हैं, ये जंगल सूत्र, 20 रुपए में ये चेन, 20 रुपए में झुमके, 20 रुपए में अंगूठी, पहनाइए। कोई बोलता है "ए भाई, इसका कलर तो नहीं निकलेगा"। खंबे पे घिस घिस के दिखाते हैं, देखो खंबे का कलर का निकल रहा है। दे आर अमेजिंग सेल्समैन। और वो जो चूर्ण बेचते हैं ना, उसको कैसे बेचते हैं बता के, ये चूर्ण लीजिए, इसे खाएंगे, सारी गैस हवा हो जाए। अगर आपके वो कोई कहता है "बेटा हमारा तो गैस ही नहीं होती", क्या करें?
भाई साहब इसको आप सलाद में काट के डालिए, खीरे में काट के खा लिए। अरे हम तो सलाद ही नहीं खाते। अरे भाई साहब क्या हो गया, इसे डालिए जलजीरा बना के पीजिए। अरे भाई हमारा तो जलजीरा नहीं होता। अरे भाई सिर दर्द तो होता होगा, डालिए खाइए, सिर दर्द में खाइए। मतलब उस चूर्ण के हजारों उपयोग बता देगा वो, और बिकता है। बताइए मुझे, फिर भी कोशिश कर ले ये बंदा जिंदगी में मलिक साहब के बराबर पहुंच पाएगा? 10% है जवेरी बाजार में। 200 करोड़ के तो गिफ्ट देते हैं दिवाली में अपने 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 एम्प्लॉइज को। 3 BHK का फ्लैट दे देते हैं। फोर्ड की पुंटो गाड़ी पकड़ा देते हैं लोगों को, ले जा जी ले अपनी जिंदगी। कैन ही कंपेयर? तो आपका बिजनेस का नेचर होता है, उससे आपकी गुडविल बढ़ती है। ठीक है। अब मान लिया जाए कि इसी ने क्या कर दिया, एयरबस और बोइंग को खरीद के एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। भाई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। इंडिया की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाती है लड़की। ठीक है? आज एलोन मस्क बाबा के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का क्या लीडर बना फिर रहा है, चाइना की गोद में बैठ गए जाके। कोई बात नहीं, देखेंगे उससे हम बाद में। सो नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब अगर आपका बिजनेस लग्जरी आइटम का है तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, भयंकर होगा। आप चूर्ण बेच रहे हैं, क्या करेंगे महीने में 2,000 3,000 रुपए, 1,500 15, सॉरी डोंट फील बैड, है ना, ये कमा रहे हैं, क्या फर्क पड़ना है ना? शार्क टैंक में बोल रहे हैं मेरा चूर्ण खा ले भाई, अश्लील अश्लील ग्रोवर को बोल रहे हैं, नहीं अश्लील ग्रोवर सॉरी, ले भाई हमारा चूर्ण है, ये भी होगा वो भी होगा। मुश्किल है काम, काफी मुश्किल है। नेचर ऑफ बिजनेस, हाउ इट अफेक्ट्स द गुडविल। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस के असेंशियल आइटम का, लग्जरी आइटम्स का है तो क्या होगा, की डिमांड हमेशा बनी रहेगी एंड योर प्रॉफिट मार्जिन आर ऑलवेज हाई। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक अगला पॉइंट लेके चलें, क्या था आपके पास यहाँ पर, लोकेशन की बात करते हैं आप। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी लोकेशन बहुत शानदार है, अगर देखिए जैसे मान लिया जाए कि आपकी जो आपकी आपका जो बिजनेस या आपका जो शोरूम है वो, ये बहुत बिजी रोड है, ठीक है, एक तो मेन हाईवे है। मेन हाईवे में आपका बिजनेस ऐसा है, इस तरह से, यहाँ से ओपन, यहाँ से ओपन, यहाँ से ओपन, पीछे दीवार लगी हुई है। ये एक लोकेशन है आपकी। और दूसरा क्या है कि बिल्कुल 1 2 3 किलोमीटर में जाके ये आपकी शॉप यहाँ पर है, जो यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है, फिर यहाँ से खुली हुई है। डेफिनेटली वेयर यू आर गोइंग टू हैव मोर फुटफॉल, इस वाले में ना, नहीं इस वाले में। यहाँ लोग आते जाते तो बहुत रहेंगे, खरीदने वाले लोग नहीं दिखेंगे आपको। आपने देखा होगा जब भी एक नया हाईवे बनता है, कुछ भी बनता है, उसके आसपास दुकानें आ जाती हैं, दे अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। एक दुकान के साथ 2 3 4 दुकानें वो खोलते चले जाते हैं। लोकेशन अच्छी होने से क्या होगा, फुटफॉल ज्यादा, फुटफॉल से ज्यादा सेल्स ज्यादा, सेल्स ज्यादा तो क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा, तो उसके बाद गुडविल ज्यादा होती है। लोकेशन ऑल्सो मैटर्स, नहीं है? हम कन्वीनियंट लोकेशन देखते हैं। इंटीरियर में कौन जाए गाड़ी लेके, हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी भी वहीं पार्क हो जाए, सब कुछ वहीं पार्क हो जाए, काम चला जाए। वो सुखदेव वाला मुरथल वाला ढाबा अगर किसी इंटीरियर में होता तो क्या होता बताइए। अब आप देखिए, अगर आप ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ जाएंगे या आप अमृतसर की तरफ जाएंगे, चंडीगढ़ की तरफ, जितने भी ढाबे आपको मिलेंगे सब मेन रोड पे तो मिलेंगे। या एक ऐसा ढाबा मिलेगा, आओ आओ साडे पिंड दे विच हम आपको खाना पीना खिलाएंगे, वो थोड़ी गांव की चौपाल में ढाबा खोल रखा आपने, ऐसा नहीं चलेगा ना। ठीक है। भाई मैं सीधे बताऊं, जब गूगल मैप जब गांव की तरफ से ले जाता है ना, गूगल बाबा नमस्ते, हम थोड़ा ज्यादा चल लेंगे लेकिन गांव के अंदर जाना, अभी गांव के अंदर जाएं तो बस फंसा देता गूगल मैप। मुश्किल है। और गांव के लोग देख रहे थे, अबे कौन ये, क्या बाबू सब। जब हम प्रैक्टिकल लेने के लिए बुलंदशहर की तरफ जाते थे कभी, तो हम लोग, यहाँ कोविड चल रहा था, हम तो मास्क पहन के चल रहे होते थे। हमारी गाड़ी में मैं, मेरी टीचर सारे मास्क पहन के चल रहे होते थे। वहाँ आसपास के गांव वाले हंस रहे होते थे हम पे, चेरी वो मास्क लगा रहे थे। वो कोई मास्क नहीं लगा रहा होता था यार। हम ही होते थे प्राणी एलियन टाइप के, जो बहुत फैंसी फैंसी। और हमारे साथ की टीचर क्या होती थी, मास्क कैसा होता था, साड़ी सूट से मैच करता हुआ मास्क होता था उनका भी। लगदग बन के चल रहे होते थे और मास्क लगा के चल रहे थे। इट वॉज सो डिफरेंट इन दैट वे। चलिए देखते हैं आगे। अब बारी आई क्या, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट गुड्स और सर्विसेज की। आपकी प्राइसिंग शानदार है, आपके प्राइस रीजनेबल है, तो उससे क्या होने वाला, आपके पास फुटफॉल ज्यादा होगा, कस्टमर ज्यादा होंगे, सेल्स ज्यादा होगा, और क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक्सेस टू सप्लाईज। आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नोएडा में, है ना जी, और एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है झारखंड में। झारखंड में स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने से क्या फायदा होने वाला है, उसको आयरन ओर भी मिलेगा, कोल भी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी वाटर तो हर जगह मिल जाता है। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, काफी कम होगी। ठीक है। और सप्लाई अनइंटरप्टेड रहेगी, एक जगह नहीं हुआ तो दूसरे से बोल दिया, दूसरा नहीं तो तीसरे से बोल दिया, ऐसे चलेगा काम उसका। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, नोएडा के अंदर, एक तो पहले कि पोल्यूशन वाली की परेशानी हो जाएगी, आपको पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आपको मेजर लेना पड़ेगा। फिर वो झारखंड से आएगा, आयरन ओर आएगा, कोल आएगा, उसके बाद आपको उसको बनाना करना, वो भी तो क्या, अगर मान लो सप्लाई इंटरप्टेड हो गई तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन ठप।
तो मान लिया जाए कि रसल भाई साहब को घर बनाना है और टाटा स्टील खरीदना है। टाटा स्टील की सप्लाई नहीं आ रही तो घर ही नहीं बनाएंगे। जब तक टाटा स्टील नहीं मिलेगा घर नहीं बनाएंगे भाई। शादी थोड़ी है कि मनपसंद की नहीं मिलेगी तो शादी नहीं करेंगे भाई, घर बनना है। टाटा स्टील नहीं मिला, कामधेनु लगा लो, बरनाला लगा लो, राणा लगा लो, कोई और लगा लो, विल गेट इट, है ना? ऐसा करके तो सब्स्टिट्यूट गुड्स पड़ते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, आप दूसरा भी लगा देंगे। तो इन दैट वे, अगर यू हैव एक्सेस टू सप्लाईज, तो आपका प्रोडक्ट अनइंटरप्टेड क्या होता है, बनता है, मार्केट में रहता है, एंड यू अर्न बेटर प्रॉफिट देन एनीबडी एल्स इन द मार्केट। दिस इज हाउ इट मूव्स। और आगे चलें जरा। फिर हमने बोला फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको इंडियन रेलवे के, आपको दिल्ली मेट्रो के, आपको यहाँ नोएडा में जो मेट्रो है उनके कॉन्ट्रैक्ट मिल रखे 15 साल के लिए। कि आपको क्या करना है, ये आपको इंडियन रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन रेलवे का केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि नॉर्दर्न इंडिया में जितनी भी रेल जाती है सबको केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करनी है। आईआरटीसी होता है ना, आईआरटीसी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई ठीक है, आने वाले 10 साल तक आप हमें क्या करेंगे, जो जो हमारा मेन्यू कार्ड है उसके हिसाब से खाना बना के बेचेंगे, 10% की इंक्रीज हर साल कर देंगे। तो बताइए पैसे की कोई कमी रहेगी? रेलवे अथाह खाना जाता है उसके अंदर भाई, क्या अच्छा हो चाहे बुरा हो, बट आपका बिल तो बनता रहेगा। गॉट इट? ये फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होने से क्या होगा, गुडविल अच्छी होगी। और आगे चले, बिहेवियर ऑफ ओनर एंड स्टाफ। ठीक है, बिहेवियर ऑफ ओनर स्टाफ। अब मान लिया सौरभ भाई साहब क्या करते हैं, उनको एक लहंगा और साड़ी खरीदनी है, तो ये चांदनी चौक चले जाते हैं। चांदनी चौक में, तो चांदनी चौक में देखा होगा आप लोग, लहंगा साड़ी वगैरह। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। आप गांधीनगर चले जाइए, करोल बाग चले जाइए, राजौरी गार्डन चले जाइए, लाजपत नगर, इनसे बढ़िया ज्यादा अच्छे रेट पे और कम्पिटेटिव रेट्स पे क्या होते हैं, चांदनी चौक में बिकते हैं साड़ियाँ। पता है, जब मेट्रो नहीं थी चांदनी चौक में, अब चांदनी चौक का बिजनेस खत्म हो चुका था, डेड हो चुका था, क्योंकि इतनी भीड़, इतनी परेशानी में जाने में। मेट्रो के आने से चांदनी चौक में बिजनेस 60-70% रोज राइज हो गया बिजनेस में। क्योंकि मेट्रो में जाइए, स्टेशन है, जगह जगह पे उतर आइए, नई सड़क उतरिए, टाउन हाउस उतरिए, वैसा कर लीजिए, वैसा चलता है। तो ये साड़ी की दुकान में जाते हैं और एक दुकान का दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा जैसे ही खोलते हैं जोर से खुलता है, फटाक से नाक पे लगता है पहले तो इनकी। फिर माथा ठहराते हुए अंदर जाते हैं। अंदर एक उज्जड़ सा गार्ड दिखता है, कहता हाँ भाई क्या चाहिए तुझे? अरे भाई लहंगा और साड़ी चाहिए। पता क्या कहता है, कहता भाई ये है क्या, क्यों चाहिए? रिकॉर्डिंग में तो नहीं गया ना, सॉरी। ठीक है। अरे भाई किसी के लिए चाहिए यार, मैं थोड़ी पहनूंगा उसको। अरे और कैसे बोल रहा है तू? साड़ी लेनी, चुपचाप ले ले वरना बताता हूँ तुझे मैं। अब वो लंबा चौड़ा मुच्छर टाइप का आदमी क्या करेगा बताओ। चलो ठीक है, इसने कहा, मैंने कहा, पानी वानी तो पिला दे, गर्मी से आया हूँ। कहता रुक जा अभी पिलाता हूँ। पानी लेके इसके मुंह फेंक के मारा, कर ले पी ले पानी। फिर कहता है, फिर क्या बोले उसको, खून के खून पी के रह गया। ठीक है, कहता दिखा साड़ी वाड़ी दिखाओ। साड़ी लहंगा दिखाता है, कहता तुम लेना है नहीं लेना है, ऐसे टाइम खराब करने के लिए आ गया है। एक साड़ी दिखाई, दो साड़ी दिखाई, और नहीं नहीं इसको पसंद में, क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, बिहेवियर बड़ा, कुछ सुनने को तैयार नहीं, कुछ नहीं। एनीवे, ही गॉट इरिटेटेड, ही केम आउट ऑफ दैट शॉप। फिर मिलती है रामचंद्र कृष्ण चंद्र साड़ी स्टोर, अगली दुकान में जाता है। मेरे जैसा लंबा चौड़ा, थोड़ा कड़क सलूट मारता है, साहब अंदर आइए, दरवाजा खोल के अंदर चला। ठंडी हवा अंदर, क्या बढ़िया माहौल है। ठीक है, अचानक से बहती हवा आती है, कहती है यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? बहती हवा समझ रहे हैं ना आप? क्या कहता, "हाँ, तो व्हाट डू यू वांट?" कहता, आई वांट टू परचेज लहंगा साड़ी। हम आई शो यू। ठीक है, ये भाई साहब टुक 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 चलते हैं उसके पीछे, ले चलो सोनिया जहाँ ले चल रहे हो। साड़ी क्या, हम तो बहुत कुछ खरीद लेंगे यहाँ से अब। और जाके वहां पर देना शुरू। वो लड़की साड़ी डेमो कर करके दिखा रही, हाउ एम आई लुकिंग लाइक, कैसी लग रही हूँ? करके, ये क्या गए अंदर से बेचारा, ये सब कुछ बढ़िया लग रहा है। इसके 3 लहंगे लेने थे, 6 खरीद लिए, 4 साड़ी खरीदने 7 खरीद ली। ठीक है। और जब तक पानी आता है, मतलब उसको पता, मतलब पानी करे आप, थोड़ा आपका गला सूख गया होगा बोल बोल के मुझसे, कैन आई ऑफर यू वाटर, लेमनेड, कैन आई प्रोवाइड इट टू यू? देखा, ले आओ सोनी, हम तो जहर ही पी लेंगे तुम्हारे हाथों का। पानी पिया, जब तक पानी खत्म तब तक कॉफी आ गई, एक दूसरी सुंदरी कॉफी लेके आ गई। अरे क्या माहौल है यार, तो स्वर्ग जैसी जगह आ गया मैं। सरप्राइज टू दैट, जब वो वापस जाते हैं, ठीक है, पीछे से आवाज आती है, एक्सक्यूज मी लेट समथिंग। कहते हैं, क्या? हमारा ऑफर है कि 5 साड़ी के साथ 2 साड़ी फ्री, 6 लोगों के साथ 2 लहंगे हम फ्री भी देते हैं। ठीक है, और आपके बिल में 25% रिडक्शन भी करेंगे। क्या बात है यार, है ना? कुल मिला के इतना सारा कुछ लेके आ गया, गली मोहल्ले में सब भाभीियों को बांट दिया उसने, लो लहंगे तुम। अच्छा सुनो, जब ये वापस आएगा और इसका कोई दोस्त बोलेगा तो भाई मुझे भी खरीदने जाना, तो ये किसका बताएगा एड्रेस? लड़का ये पहला वाला बताएगा। लड़के लोग ऐसे ही होते हैं। और वहां जाके पता है क्या बोलेगा,
भाई पहले जाके ना चाय मांगियो। लड़कियां सोबर समझदार होती है ना, आई टेल यू सेकंड वन। लड़का बोलता है आई टेल फर्स्ट वन। ठीक है। और बोलेंगे दरवाजे बैंग बैंग करके बोलियो और चाय लेके आ। ऐसे करते हम तो ऐसे ही करते थे भाई। अपने दोस्त को कुटवाने पिटवाने के काम बढ़िया वाले करते थे, लेकिन फिर बचा लेते थे। सो गर्ल्स विल रिकमेंड सेकंड, बॉयज विल रिकमेंड फर्स्ट। बट इन जनरल इफ यू टॉक अबाउट, तो किसके बिहेवियर से आप इंप्रेस हुए? सेकंड वाले के। उसने आपको अच्छे से ट्रीट करा, अच्छी डील्स दिया आपको, आपके साथ बढ़िया जेंटल तरीके से, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा अक्सर होता है। चांदनी चौक के पास नई सड़क है, नई सड़क में एक दुकान है, उसका नाम है क्या नाम था उसका यार, साड़ी भंडार है उसका नाम, हाँ अतुल। सुना है किसी ने उसका नाम? आई एम जस्ट नॉट एबल टू रिमाइंड द नेम। हमने आपके साथ बोला ना कि बिहेवियर ऑनर ऑफ स्टाफ, इससे भी फायदा पड़ता है आपको। आफ्टर सेल सर्विस शानदार होंगे तो क्या होगा, आपके पास फुटफॉल ज्यादा होगा, कस्टमर ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा। फिर हमने बोला कि कस्टमर रिलेशन अगर अच्छे हैं, मतलब आपके कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग बन जाती है। फिर क्या होता है कि कई बार आपने महसूस करा होगा कि एक दुकान से जिससे आप सामान खरीदते हैं, आप कितनी भी दुकानें देख लें, वहां का सामान पसंद नहीं आता, आपको उसी का पसंद आता है, क्योंकि यू हैव अ ट्रस्ट इन दैट शॉप। और फिर कस्टमर रिलेशन ही तो होता है। आज की डेट में बहुत सारे आपकी जेन जी वाले जो दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को कोई मायने मायने नहीं रखते, क्योंकि पुराने जमाने के जो लोग होते हैं, जनरेशन उस दुकान से सामान खरीद के जाती हैं, और वो लोग कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बहुत शानदार रखते हैं। एज अ रिजल्ट उनको मिलता है, उनकी जनरेशन और आने वाली जनरेशन उनसे सामान खरीदती है। चांदनी चौक में है इतनी पुरानी दुकानें, 100 साल 150 साल पुरानी दुकानें हैं, और लोग सामान खरीदते हैं उनसे। ठीक है। इसके बाद बारी आती है गुड लेबर रिलेशंस। इसका एग्जांपल एक क्लासिक है, मैं हमेशा देता हूँ। मारुति की ना डिजायर गाड़ी जब आई थी, स्विफ्ट डिजायर छोटी वाली, वो एक तो बिल्कुल हैचबैक होती है, और एक नॉर्मल वाली होती है, और एक बड़ी वाली डिजायर होती है। तो जब ये आई थी, तो मानेसर का इनका एक प्लांट था, मानेसर के प्लांट में टारगेट क्या था कि एक महीने में 30,000 गाड़ियों का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो मानेसर के प्लांट में लोकल उन्होंने क्या कर रखे, लोकल ही होते हैं जनरली आसपास हरियाणा के रहने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं। तो एक एम्प्लॉय लीडर था, यंग एनर्जेटिक बंदा, उसकी बहन की शादी थी, उसने छुट्टी मांगी। तो उसने एक हफ्ते की छुट्टी मांगी, उसने बोला कि भाई 30 गाड़ियों का प्रोडक्शन का डिमांड बहुत हैवी है, हमने नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, छुट्टी एक हफ्ते की तो नहीं मिलेगी, 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। उसने कहा था बहन की शादी कैसे छुट्टी नहीं मिलेगी भाई, तू में आर्ग्यूमेंट हो गया, जाट खोपड़ी का बंदा था, पीट दिया उसने मैनेजर को। मैनेजर ने सस्पेंड कर दिया, हाय हाय होने लग गया, सारी यूनियन आगे निकल कर। मैनेजर बेचारा डर गया, वो साउथ इंडियन बंदा डर गया वो इतनी भीड़ देख के। वो अपने कमरे में जाकर टेबल के नीचे छुप गया, तो बाहर से अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, ये धूम धूम दरवाजा बजाए ना आए। और हल्ला गुल्ला शोर शराबा मचने लग गया, किसी ने आग वाग लगा दी। वो आग अगड़ते अड़ते अड़ते थे, वो जीएम था, जनरल मैनेजर, उसके कमरे तक पहुंच गई, और वो डर के मारे बाहर ही ना निकला, और वो जनरल मैनेजर वहां जल के मर गया। प्लांट बंद। मोर देन 300 500 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। प्लांट 6 महीने तक बंद रहा। 6 महीने में कितना प्रोडक्शन होना था बताइए जरा? 1,80,000 यूनिट का प्रोडक्शन होना था, नहीं हुआ। अब आपको गाड़ी खरीदनी है, तो क्या आप मारुति की हड़ताल खत्म होने का इंतजार करोगे? उसी समय आई होंडा की अमेज, खरीद ली लोगों ने अमेज। आज देखिए होंडा की अमेज क्या शानदार टक्कर देती है इसको। तो दैट वाज अ बैड लक ऑफ मारुति, इट वाज अ गुड लक फॉर होंडा की अमेज। तो होंडा क्या था, बैड लेबर रिलेशंस था। अगर लेबर रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे तो क्या होगा, स्ट्राइक और इस तरह का फ्लोर क्लोजर वाली कोई चीज नहीं आएगी, प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड रहेगा। तो आप देखिए ना, जो मार्केट में होंडा की अमेज का कब्जा है, एक्चुअली मार्केट में कब्जा किसका होना था, मारुति वालों का होना था। लेकिन होंडा की अमेज देख लीजिए आप, और अब वो मारुति से ज्यादा बढ़िया फेस लिफ्ट करके गाड़ियों को लेके आता है। चल गई इसका वो मॉडल, होंडा सिटी से ज्यादा चल गया वो तो। लोग होंडा अमेज खरीद रहे, सिटी नहीं खरीद रहे। इट वॉज एन एडवांटेज, बट डिसएडवांटेज फॉर whom? मारुति। तो गुड लेबर रिलेशन से ये फर्क पड़ता है, आपका प्रोडक्शन और सप्लाई सब सही रहेगी, कस्टमर को सामान मिलता रहेगा, और आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। इट वॉज अ ग्रेट सेटबैक फॉर द कंपनी। लेकिन फिर उन्होंने रिकवर करा, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, बहुत सारी स्कीम लगा के, लेकिन वो नुकसान तो हो ही चुका ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। मैंने बोला जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गई, तो किसी को फायदा हुआ, किसी को नुकसान हुआ। जिसको फायदा हुआ वो कंपनसेट करेगा किसको, जिसको नुकसान हुआ। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन क्या बनेगा, यही गुडविल बनेगी। इसीलिए गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। मिशन है, एबीसी पार्टनर थे, डी फॉर डफर को एडमिट कर लिया। मुझे बताइए डी नया पार्टनर आया,
तो किसी ना किसी का तो शेयर सेक्रीफाइस होगा ना। हु विल कंपनसेट टू हुम? नया पार्टनर विल कंपनसेट टू हुम? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। सब गुडविल की जरूरत पड़ती है। डेथ हो गई किसी पार्टनर की, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद क्या होगा, उसका जो शेयर है किसी पार्टनर को मिलेगा, तो वो तो गेन करेगा। और जो पार्टनर मर गया था उसका सेक्रीफाइस हो गया, तो जो गेन करता है वो किसे कंपनसेट करेगा? सेक्रीफाइसिंग को करेगा। सिमिलरली इन रिटायरमेंट इट हैपेंस। अच्छा, पार्टनरशिप खत्म हो गई है और नई पार्टनरशिप बनाई है आपने, पहले आपको फायदा था, अब से आपका नुकसान है। ऐसे केस में भी क्या बनेगा? बेस ऑफ कंपोजिशन गुडविल ही बनता है। तो लास्ट हमने बोला, दो या दो से ज्यादा जब पार्टनरशिप हम मिलती हैं तो क्या होता है, पहले आप 1:1:1 की रेशो में चले थे, ये 5:3:4 की रेशो में चले थे, सब मिल गए, रेशो 1:1:1 हो गई। ऐसे में किसी को फायदा किसी को नुकसान। हु विल कंपनसेट टू हुम? द पर्सन हु इज गेनिंग विल कंपनसेट द पर्सन हु इज सेक्रीफाइसिंग। तो एक बार बोर्ड में पता क्या क्वेश्चन आया कि क्रिएट टू रीजंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अदर देन चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। और नीचे के दो पढ़ते ही नहीं लोग, लोग तो ऊपर वाले तो चार पढ़ते हैं। भाई चेंज इन पीएसआर हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, बाकी याद ही नहीं रहते। और आए नीचे दोनों वाले आंसर। ऐसा हो गया था। यू शुड बी नॉलेजेबल, अवेयर एंड रिकॉल एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ये तो हमने थियोरेटिकल चीजें पढ़ी सारी की सारी, ठीक है। सारा थियोरेटिकल चीजों का डिस्कशन करा, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आया तो एमसीक्यू में आया तो थ्योरी में आया, इसी तरह से रिलेटेड आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपके सामने फ्लो चार्ट दिख रहा है। दो तरह से बनता है ये, बेस्ड ऑन प्रॉफिट और बेस्ड ऑन कैपिटल है, ठीक है जी। बेस्ड ऑन प्रॉफिट में तीन तरीके होते हैं, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन वाले बेस्ड ऑन कैपिटल में वो दो तरीके, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, और एक हिडन मेथड होता है। हिडन मेथड का डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा जब हम एडमिशन चैप्टर पढ़ेंगे, अभी नहीं करेंगे इसका डिस्कशन, ठीक है। कब पढ़ेंगे इसका डिस्कशन हम लोग? तो हिडन मेथड जब आता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो आज की क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कशन हम करेंगे प्रॉफिट बेस्ड मेथड्स का। किसी के स्कूल में हो गया टॉपिक? हो गया ना? ठीक है, चल रहा होगा। तो पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड को लेके चलते हैं, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। आप देखिए आपके सामने क्या है, आइडेंटिफिकेशन भी दे रखी है आपको, और क्या दे रखा है आपके पास, फॉर्मूला भी कैलकुलेशन का। गुडविल के क्वेश्चन की एक अच्छी चीज ये होती है, और रेशियो के एक चैप्टर में अच्छी चीज होती है, कि अगर आप फॉर्मूला लिखाएंगे 3 नंबर के क्वेश्चन में आधा या 1 नंबर आपको मिल जाएगा। you'll गेट इट, चाहे आपका आंसर गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे, ईयर्स परचेज गिवन होगी, पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट आपको दे रखा होगा। हाउ विल यू कैलकुलेट गुडविल? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, पढ़ा था नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दैट वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ देखिए एक एग्जांपल आपके सामने है। ये एग्जांपल तो मैं ऐसे ही पढ़ के दिखा रहा हूँ कि 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 का क्या आपके पास दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years ऑफ 3 years परचेज। तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला, कितना है 150, 150 डिवाइडेड बाई 5 करा तो कितना आ गया, 30,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। एंड व्हाट इज द गुडविल, 30,000 इंटू 3 कितना हो गया, 90,000। कितना सा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए आपके सामने दिख रहा होगा आपको, वही राइट हैंड साइड पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाला। यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि प्रॉफिट 10,000 है, फिर 20,000 है, फिर लॉस 30,000 का है, 40,000 है, फिर 50,000 है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती तो बेटा क्या करते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट से अपना आंसर निकाल के चलते हैं। वी गो विद एवरेज प्रॉफिट ओनली, ठीक है। तो देखिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, हाँ, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी गिवन है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ईयर्स परचेज 3 गिवन है। कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट में 10, 20 और जो नेगेटिव फिगर उसे माइनस कर देंगे, तो आपका एवरेज निकल आया 90,000, डिवाइडेड बाई 5 करें 18,000। व्हाट इज योर गुडविल, 18 इंटू 3, 54,000। यहाँ तक तो चीजें क्या चलती हैं, बहुत आसान और बहुत स्मूथ चलती हैं। अब परेशानी आती है। देखिए भाई, जब भी हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, जब भी गुडविल की कैलकुलेशन चलेगी, तो जो प्रॉफिट लेके चलेंगे ना, वो एवरेज प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट लेके चलेंगे, विदाउट एनी एबनॉर्मलिटी इन इट, विदाउट एनी एबनॉर्मलिटी इन इट। कैसे, जरा मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमने एग्जांपल लिया था बिजनेस का, ये जब इसके पौधे को बकरी खा गई थी मिस्टर मलिक की, वो क्या था इस बिजनेस के लिए, इसके लिए नॉर्मल काइंड ऑफ लॉस था या एबनॉर्मल लॉस था? एबनॉर्मल।
तो गुडविल की कैलकुलेशन में इस तरह की abnormal लॉस कंसिडर नहीं करेंगे आप। तो कैसे अगर लॉस कंसिडर हो गया तो क्या कैसे इलाज करते हैं उसका, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जरा समझना उसको। हमारे पास एक लाइन दे रखी है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट ₹50,000 का है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स ₹20,000। अब जरा समझना एक बात कि अगर क्वेश्चन में इंक्लूडिंग है और वो एक्सपेंस है, तो मतलब क्या है, ये इसके अंदर से प्लस हो रखा है या माइनस हो रखा है? प्लस हो रखा है? नहीं, माइनस हो रखा है। एक्सपेंस जो है इंक्लूडिंग मतलब माइनस हो रखा है, डिडक्ट हो रखा है। लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। तो मुझे बताइए कि लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स इस प्रॉफिट से ऑलरेडी माइनस हो रखा है, क्या इसे हमें एडजस्ट करने की जरूरत है? ऐड करेंगे ना। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि लॉस है। फिर क्या करेंगे बता? प्लस करेंगे। क्यों? वो ऐड ही तो बोला उसने, प्लस करना ऐड ही तो हुआ। आप लोग ऐड बोल रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि लॉस। अच्छा, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो लॉस नहीं होता? लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स जो है इट्स ए नॉर्मल, इट्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट्स एन ऑपरेटिंग लॉस, ये तो होता ही है। लेकिन अगर लिखा आया था इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो बताइए, तब तो ये एबनॉर्मल हो गया ना। अरे गुड्स का लॉस तो कंसिडर करेंगे आप, वो तो नॉर्मल होता है। लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स इज एन एबनॉर्मल। तो कैसे ठीक करेंगे इसको फिर हम? तब हम क्या करेंगे, तब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, 50,000, और प्लस कर देंगे कितना, 20,000। माई आंसर विल बी व्हाट, 70,000। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रॉफिट आपके पास कितने का है, ₹1,00,000 का। क्या कहता है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग लॉस लॉस ऑफ गुड्स ₹20,000 बाय फायर। अब क्या करेंगे बताइए? पहले ये जानिए कि ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। अब आप करें ना, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे मतलब नॉर्मल, मतलब आपकी फैक्ट्री में आग ही लगती रहती है। आज 10,000 का सामान बिका, आज 5,000 का बिका। ठीक है, कभी सामान बिकता, कभी कभी फर्नीचर बिकता, कभी बंदे। ऐसा थोड़ी होता है। कहाँ लगती है रोज आग? चूल्हों पे लगती है लोग आग, लोगों के दिलों में लगती है आग। लेकिन कोई ऐसी फैक्ट्री है रोज ही आग लग रही हो? ऐसा नहीं होता। सो व्हाट विल डू, इट इज एन एबनॉर्मल लॉस। इंक्लूड मतलब ऑलरेडी माइनस हो रखा, हाउ विल बी करेक्टेड, ऐड करके। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर इसका आंसर, विल राइट 1,00,000 प्लस कितना लिखेंगे, 20,000, एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी कितना, 1,20,000। और देखिए जरा आपके पास, अगेन इट सेज प्रॉफिट इज रुपीज कितने का, ₹1,20,000 का। क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ₹5,000। अब क्या करेंगे इसका बताइए, है ना, माइनस करेंगे, है ना। वाओ, प्लस माइनस फिर बीच में 50-50 रह जाता है। अरे पहले ये बताइए कि नॉर्मल है अब नॉर्मल है, फर्नीचर को बेचने में जो लॉस हुआ नॉर्मल है अब नॉर्मल है? अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल में ये एक्सक्लूड है, मतलब इसके अंदर एडजस्ट ही नहीं हुआ, तो कुछ नहीं करना फिर तो। एक्सक्लूडिंग है, इसके अंदर से माइनस नहीं करा, माइनस नहीं करा और माइनस नहीं होना था। अरे अब नॉर्मल को थोड़ी एडजस्ट करना था आपने, तो माइनस नहीं करा और नहीं करना था। तो व्हाट विल बी योर आंसर, सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 1,20,000। क्लियर? देखिए, प्रॉफिट ₹80,000 का, ऐसे लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹10,000। अब बताइए, पहले ये बताइए, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉर्मल है अब नॉर्मल, अब नॉर्मल है? अगर ये जुड़ी होती तो माइनस करता, ये तो एक्सक्लूड है, तो कुछ नहीं करना। व्हाट विल बी योर आंसर, 80,000 विल बी योर आंसर। और देखिए यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट ₹70,000। क्या कहता है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ₹10,000 या 40,000। अब क्या करेंगे,
पहले बताइए ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल? अब इंक्लूड मतलब प्लस हो रखा है। देखो बेटा समझना, एक्सपेंस में इंक्लूड का मतलब है ऑलरेडी माइनस, और इनकम में इंक्लूडिंग का मतलब प्लस। तो ये ऑलरेडी इंक्लूड है, ये अब नॉर्मल है, ये इंक्लूड है। कैसे इंक्लूड होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। हाउ विल आई करेक्ट इट? कैसे करें, क्या लिखेंगे इधर बताइए? विल राइट व्हाट? 70,000, और क्या करेंगे इसको आप यहाँ से 40,000 माइनस करके, यू विल गेट योर आंसर। और देखिए जरा, यहाँ लिखा आपके पास क्या? लॉस ₹80,000। ठीक है, और लिखा हुआ है क्या यहाँ पर? इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स ₹20,000। अब क्या करना है? पहले बताइए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स इज ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम? ऑपरेटिंग इनकम है, मतलब वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड हो रखी है। कुछ करने की जरूरत है? नो, देयर इज नो नीड। नहीं करने की जरूरत है ना। गॉट इट? ऑनलाइन ऑफलाइन में समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? वनीत? हाँ, यस सर। क्या अगर क्या होता? हाँ, मैं दिखा रहा हूँ इधर देखिए। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 80,000 का लॉस ही लिख के चलेंगे। हाथ दिखा, रुक जा रुक जा। लॉस ₹80,000 है। क्या लिखा है? इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट ₹40,000। अब क्या करेंगे बताइए? ये जो है ये क्या है, ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग क्या है? ये इसके अंदर इंक्लूड है, हमें माइनस करना चाहिए इसको। हाउ विल आई डू दिस नाउ? हम लिखेंगे क्या? -80,000 और -40,000। अब मेरा लॉस कितना बढ़ गया? 120,000 का मेरा लॉस हो गया। ऐसा करेंगे इसको, इट विल इंक्रीज माई लॉस। ऐसा करके चलना है। और क्या बता? हाँ तो ये रहा। लो अभी लो, लॉस कितने का आपके पास है? 70,000 का। और क्या लिखा है? इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ₹90,000 का। अब क्या हुआ बताइए? पहले मुझे बताइए, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इंक्लूड मतलब क्या हो रखा है? ऑलरेडी माइनस हो रखा है। लेकिन अब नॉर्मल है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। व्हाट वाज योर वैल्यू? योर वैल्यू वाज व्हाट? 70,000। ये नेगेटिव वैल्यू थी, प्लस कितना करेंगे? 90,000। अब आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा? जो लॉस था किसमें? प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा बनेगा। देखिए जितने भी एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं, इनको समराइज फॉर्म में आपके नोट्स में लिखा है। जरा खोलिए नोट्स एक बार दोबारा से, बस ओपन इट आप। अरे निशा, निशिता, विनीत, देख पा रहे हैं कुछ? आया ना, बोलिए। कैन यू गो टू द पेज नंबर 3? पेज नंबर 3, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपकी। हाँ, क्या बोलिए? एक्सपेंस में? हाँ, इनकम इंक्लूडिंग। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात समझो। एक्सपेंस इंक्लूडिंग का मतलब है कि ऑलरेडी क्या माइनस हो रखा है। इनकम में इंक्लूडिंग का मतलब ऑलरेडी प्लस हो रखा है। माइनस करना है, प्लस करना है, एडजस्ट करना है, वो डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग, उस पर डिपेंड करता है। तो तभी समरी देखिए ना, पहले समरी चलिए देखिए। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। हाँ उसको करेंगे। मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं आपको, जरा एक चीज देखिए, जरा छोटी छोटी चीज देखिए। बोलना है कुछ? आप जानते हैं एक दूसरे को? अच्छा देखिए, आपके पास लिखा हुआ प्रॉफिट ₹80,000। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ₹20,000। अब बोलो क्या करूं मैं? इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और कितना? 80,000 प्रॉफिट था। आपने एक्सक्लूड मतलब माइनस नहीं करा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो माइनस करना चाहिए था। हाउ विल यू राइट इट नाउ? आप लिखेंगे क्या? 80,000 माइनस 20,000, यू विल राइट इट 60,000। ऐसा लिखेंगे इसको आप। ऑपरेटिंग जो माइनस होना था नहीं माइनस होता तो माइनस ही करेंगे। ऑपरेटिंग जो प्लस होना था प्लस नहीं हुआ, उसको प्लस करेंगे। तो देखिए ना, फ्लो चार्ट दिखेगा आपको। सी द फ्लो चार्ट नाउ। क्या दिख रहा है देखिए। सॉरी, वो जो टेबल है, डायरेक्ट एक्सपेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अगर ये इंक्लूडेड है, इसका मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड है, ऑलरेडी डिडक्टेड है, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इससे हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया होगा।
और क्या क्या एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग थे, ऑपरेटिंग तो हमारा एलिजिबल होता है, तो हमें करेक्शन करने की जरूरत है, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। देख रहे हैं सोल्यूशन में, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर डायरेक्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सक्लूडेड है, इन्हें माइनस होना चाहिए था, ये माइनस नहीं हुए, ये एडजस्ट नहीं हुए, ये डिडक्ट नहीं हुए, डेबिट नहीं हुए, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब हमें कैसे ठीक करना है इसको, डिडक्ट करिए इसको। ऑपरेटिंग अगर इंक्लूडेड है तो कुछ नहीं करना, ऑपरेटिंग अगर क्या एक्सक्लूडेड है तो माइनस करना है एक्सपेंस की कैटेगरी में। एवरीबडी इज ओके। टेबल देख लीजिए पेज नंबर 3 पर, देख पा रहे हैं बनिका? नेक्स्ट देखिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये एबनॉर्मल लॉसेस हैं, इंक्लूडेड हैं, मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड हैं, डिडक्टेड हैं, डेबिटेड हैं। ठीक है जी, इसका मतलब हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज कर गए। कैसे ठीक करूंगा इनको, ऐड कर देंगे इसको, तो आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एबनॉर्मल लॉसेस एक्सक्लूडेड हैं, आपने टच ही नहीं करा, इससे हमारे प्रॉफिट में कोई फर्क ही नहीं डाला, तो हमें क्या करना है, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से इनडायरेक्ट इनकम, अदर इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एबनॉर्मल इनकम, ये इंक्लूड है, इसे माइनस करेंगे। अगर एक्सक्लूड है तो क्या करेंगे, इसे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड है, कुछ नहीं करेंगे, एक्सक्लूड है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस प्लस ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, जरा पढ़ लेते हैं, नीचे देखो डिटेल लिखी हुई है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉन्ग टर्म वाला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये भी अच्छा, पता है इस चैप्टर को पढ़ते समय लोगों के दिमाग में फर्स्ट चैप्टर रहता है, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अप्रोप्रिएशन था, सैलरी कमीशन तो अप्रोप्रिएशन था। अरे आप अप्रोप्रिएशन के तरीके से नहीं सोचेंगे, अब आप सोचेंगे कि वो ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है। चलो मैं बताऊं आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं, एनी सच एक्सपेंस विच डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटेबल टू योर व्हाट, प्रोडक्शन। ठीक है जी, ये रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प कर रहा है आपकी। तो मुझे बताइए कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल से मेरी सेल्स में या मेरे प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, नहीं फर्क पड़ता, अब नॉर्मल है, नॉन ऑपरेटिंग है। लेकिन जो हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को कमीशन देते हैं, वो कब देते हैं, जब वो काम करता है, जब वो सेल करवाता है, तो ये कौन सा एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो यहाँ आपको प्रोपरेशनल चार्ज की तरह से नहीं सोचना है, यहाँ आपको देखना है कि ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है, उस तरीके से चलना है। कोई भी एक्सपेंस उठाएंगे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सोच के उसको करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। एनी कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज, कौन सा वाला, नॉर्मल सैलरी नॉर्मल कमीशन दे रहे हो, ये तो ऑपरेटिंग है। लेकिन अगर एम्प्लॉय को अपनी नौकरी से निकाला, उसको एम्प्लॉय रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कहते हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग है। ऐसे ही वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, ये नॉन ऑपरेटिंग है। भाई एम्प्लॉय का हाथ कटा, पैर कटा, मुंडी कटी, कंपनसेशन दिया आपने, ये क्या कहलाएगा आपका, नॉन ऑपरेटिंग कहलाएगा। रोज रोज थोड़ी हाथ कट रहे हैं, तो भूतिया फैक्ट्री है तुम्हारी, बंदे कटते जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। इट इज एन एबनॉर्मल एक्टिविटी। ठीक है, ऐसा करके ठंड लग रही है। चलो, आगे देखें जरा, लॉस ऑफ सेल ऑफ असेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, लॉस ऑफ गुड्स, देखो लॉस ऑफ गुड्स इज एन ऑपरेटिंग, लेकिन लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट, एम्बेजलमेंट, एक्सीडेंट, ये क्या कहलाएगी आपकी, एबनॉर्मल कहलाएगी। ठीक है जी, एक्सीडेंट, एबनॉर्मल लॉसेस, बैंक चार्जेस, डोनेशन, चैरिटी, पेमेंट, टैक्स की पेमेंट भी ऑपरेटिंग नहीं होती है मालूम, टैक्स भरना ऑपरेटिंग। अरे हम बने टैक्स भरने के लिए क्या, टैक्स भरने, अच्छा टैक्स भरने से मेरे प्रोडक्शन में, टैक्स भरने से मेरी सेल्स में कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, नहीं फर्क पड़ता। तो क्या है, इसी तरह से, और समझना, कमीशन, सैलरी टू पार्टनर्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, इन्हें नॉन ऑपरेटिंग मत मान लेना। इसी तरह से नीचे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ गुड्स और असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, बैड डेट रिकवर्ड, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, रेंट रिसीव्ड, सब क्या आपकी हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। गॉट इट। चलिए, अगर आपने ये पढ़ लिया हो, आइए एग्जाम्पल नंबर 2 इसे करके दिखाइए मुझे, फर्स्ट फर्स्ट पेज पे एग्जाम्पल 2, ये करके दिखाइए, फर्स्ट पेज पे एग्जाम्पल नंबर 2, दिस यू हैव टू सॉल्व, आंसर नहीं देखना पीछे, सिर्फ इसे सॉल्व। ये तो ओरल क्वेश्चन है भाई, लिखा है सबसे पहले 2007, 20,000 है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, क्या कर रहे हैं इसे, माइनस करना है, इंक्लूड मतलब, और वो भी गेन है 1 लाख, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस क्या करना है, प्लस करना है, दैट्स सिंपल, 20,000 का।
90,000 एक्सक्लूडिंग फैक्ट्री रेंट क्या करना है? ऑपरेटिंग है, एक्सक्लूड है, माइनस नहीं करा, माइनस करिए। एक्सक्लूडिंग फैक्ट्री रेंट 10,000 माइनस हो जाएगा। डाउट है कुछ? अरे फैक्ट्री रेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, एक्सक्लूड मतलब माइनस नहीं किया, उसे तो माइनस होना चाहिए था, इसलिए माइनस करना चाहिए था। 30,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फर्नीचर, इसे माइनस करिए। एंड इंक्लूडिंग लॉस एंड सेल ऑफ प्लांट, इसे प्लस करिए। और फिर आपके सामने क्या आ गया? करेक्टेड फिगर, एवरेज प्रॉफिट, गुडविल निकाला, फिल, खत्म हो गया मामला। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलिए अब बुक का क्वेश्चन करते हैं, बुक का क्वेश्चन उठाते हैं फटाफट से। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा? नहीं, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? अच्छा, पेज नंबर कितना है? 2.31। ये कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। पहली कंडीशन, जब भी आपको लास्ट 4, तो आपको रिसेंट से पीछे की तरफ चलना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। बैक से आगे की तरफ नहीं चलना, रिसेंट से लास्ट की तरफ चलना है, इसका ध्यान रखेंगे। तो बताइए मुझे, सबसे रिसेंट क्या था आपके पास? हाँ, 15 प्लस 16,000 प्लस उसके बाद 15,500 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया? 4। कितना बना वैल्यू है टोटल? 56,500 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया तो कितना आया? 125 आया, करेक्ट। या तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। बताइए कितना कितना? 14,000 प्लस फिर वही 15,000 प्लस, है ना? ऐसे ही प्लस कितना? 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500, गॉट इट। डिवाइडेड बाय कितना कर दिया? 5। सॉरी, डिवाइडेड बाय 5। व्हाट इज द टोटल? डिवाइडेड बाय कितना कर दिया? 4। क्या वैल्यू निकली? 5। क्या वैल्यू निकली? 100। 100। बताइए मुझे कौन सा एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है? तो व्हाट आई विल डू, गुडविल इज इक्वल टू क्या करेंगे आप? 14,125 इंटू कितने साल से मल्टीप्लाई करना है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स इंटू ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज, बताओ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर का कितना? 14,125 इंटू किससे करेंगे? व्हाट इज द वैल्यू? 6,000। दैट्स योर आंसर। अच्छा, अगर क्वेश्चन बोलता कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर 5 ईयर विच एवर इज लेस, तब क्या करता? 14,100 करता। अच्छा सुनो एक और चीज, अगर क्वेश्चन बोलता कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, तब क्या करता? देखो मैं इसी क्वेश्चन में, हालांकि लिखा नहीं है, मैं लिख रहा हूं, लेकिन क्या बोलता? गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तब क्या होता बताइए? एग्रीगेट ऑफ लास्ट 5 ईयर कितना है? तो गुडविल क्या हो जाती? 70,500 ऑफ, ऑफ कितना ईयर परचेज बोला है? ऑफ 4 ईयर्स परचेज। अगर ऐसा लिखता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते, कितना हो जाता? 280, और 4 पंजे 20, 282,000। दैट विल बी योर गुडविल। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वो एवरेज बोल रहा है, एग्रीगेट बोल रहा है, विच एवर इज लेस विच एवर इज हाई, वैसे करके बोल रहा है। सो दैट इज आई हैव टेकन दिस सिंपल एग्जांपल आपके सामने। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इसको सीखने में? ऑनलाइन ऑफलाइन में बताइए। अच्छा, मनीष, निशिता, यगनीत, पता चल रहा है कुछ पीछे से क्या हो रहा है? तो ऊपर से निकल रहा है? ठीक है। आ, देख लिया, देखो जरा। ये अगर आपने कर लिया क्वेश्चन, तो अब उठाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करिए। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से करते हैं। परमिशन दिखाइए जरा, दिखाना जरा, दिखाओ। जिन्होंने 5 कर लिया वो 6 कर लें, जिन्होंने 5वां कर लिया तो 6 करें। मैं 5वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, सुनना बेटा ध्यान से। ऊपर कहानी लिखी है बेकार की, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें लिखा कि मनु विधि पार्टनर 3-2 की रेशियो में, उन्होंने मनु को एडमिट कर दिया। मधु और विधि पार्टनर थे 3:2 की रेशियो में, दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु 1 अप्रैल से। मनु को 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है हमें।
गुडविल ऑफ द फर्म, ये इससे मतलब है 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 2024 का प्रॉफिट है, 23 का प्रॉफिट है, 22 का प्रॉफिट है। तो पहले आप प्रॉफिट को, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को करेक्ट करना पड़ेगा। जब प्रॉफिट करेक्ट हो जाएगा तब आपका काम आगे बढ़ेगा। देखिए कैसे, जो क्वेश्चन 5 कर चुके हैं वो 6 करेंगे। अच्छा, दीदी से किताब देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, पेज 2.32। सबसे पहले आप उठा लीजिए 2024 का प्रॉफिट। 2024 का प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपके पास? 30,000। और क्या बोला गया है? आफ्टर डिडक्टिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर इज एन एबनॉर्मल लॉस। माइनस हो चुका है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना? 40,000। योर न्यू प्रॉफिट इज 70,000। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये 31 मार्च, 31 मार्च 2023 का कितना क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पर? लॉस है, -80,000 है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन एक्सपेंस है, इंक्लूड मतलब माइनस हो रखा है, एबनॉर्मल है। क्या करना चाहिए? प्लस करना चाहिए। प्लस कर दिया, कितना? 1,10,000। आंसर कितना निकला? 30,000। अभी बताया था वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन नॉन ऑपरेटिंग होता है। नेक्स्ट प्रॉफिट है कितने का? 1,10,000 का। 31 मार्च 2022, 1,10,000 का प्रॉफिट है आपके पास, इंक्लूडिंग गेन ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ। ये गेन ऑन सेल ऑफ या गेन ऑन प्रॉफिट ऑफ, हाँ, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स एबनॉर्मल गेन है, इंक्लूडिंग है। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितने का? 30,000 रुपीज का। योर वैल्यू इज 80,000। 0,0,0,0 8 दिन गया, 180 निकल आया। एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट दैट इज 180 डिवाइडेड बाय कितना? 3, कितना निकलेगा? 60,000 का। गुडविल की वैल्यू क्या निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? 60,000। व्हाट इज ईयर्स परचेज? क्या बोला? ईयर्स परचेज 2 years, 1,20,000 इज योर आंसर। हो गया। कहाँ गड़बड़ आ रही थी बताइए, बोलो। 6 का। अच्छा, मैं 6 भी बोले देता हूँ आपके साथ में, ताकि, हाँ ठीक है। तरंग परचेज ज्योति का बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024 को। 6 का मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। 2022 में इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन माइनस कर दीजिए। 2023 में आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दीजिए। 2024 में एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने माइनस नहीं कर रखा, वो तो माइनस करना चाहिए ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, यू हैव टू डिडक्ट इट। बिल्कुल माइनस करेंगे। और फिर करेक्ट फिगर की आ जाएगी, उसके बाद एवरेज निकालेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। किसकी किताब? क्वेश्चन 7 नहीं हो रहा? क्या है उसमें? हाँ, तो उसको थोड़ा सा रुक जाएंगे, अभी उस पर हम टाइम देंगे। हाँ, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7, 8, दिखाना जरा कहाँ तक चलती है गाड़ी अभी। जहाँ वेटेड एवरेज नहीं है ना, मतलब आप 8 तक के क्वेश्चन इन्हें ट्राई करेंगे, और इन क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है। दैट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आपने तो कर ही रखा होगा। तो अगर आपने कर रखा है, तो फिर आप पीछे के ये एमसीक्यू वाले स्कैनर के क्वेश्चन ये सब करो ना। वो तो नहीं कर, मतलब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। किसका था? गॉट इट? ये समझ में आया निशिता? बोलिए। क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं, दैट इज योर टारगेट। कोई गड़बड़ होगी तो हम उसको अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में और कंसेप्ट सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में ज्यादा कंसेप्ट सीख के हम लोग कंसेप्चुअली सारी चीज सीख लेंगे। हद से हद एक क्लास और लगेगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस 2 या 2.5 क्लास में खत्म होने वाला चैप्टर है ये। वी आर वाइंडिंग अप टुडे। 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, वो करेंगे। अगले क्वेश्चन अगली क्लास में इसके डाउट्स वगैरह पूछेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।